नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 सितंबर 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा रोड सेफ्टी से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारे यहाँ पर जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसका असर कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे डायस्पोरा में देखने को मिल रहा है। तीसरा हम देखेंगे कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो केसेस को डिसाइड करते हैं कि कौन से जजेस किस केस को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें बोले कई बार आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से जो एक डिसीजन आना चाहिए अनबायस्ड मैनर में, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो जानेंगे थोड़ा सा। और लास्ट में एक पॉइंट हम देख लेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन बातों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 4 इश्यूज है, छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इनका डिटेल में देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है सेफ जर्नी। देखो, अभी रिसेंटली आपको पता है कि टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरपर्सन, ठीक है, साइरस मिस्त्री, और उनके साथ में ग्लोबल स्ट्रेटजी डायरेक्टर जहांगीर पेंडोले, इनका कार क्रैश में डेथ हो जाना, ये एक न्यूज़ थी। तो सवाल ये था कि भाई रोड सेफ्टी इशू हमें थोड़ा सा और अटेंशन दे करके क्लियर करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर बातें बोल दी गई कि अभी तक जितने भी प्रोविज़न किए गए हैं वो पनिशमेंट से रिलेटेड थे कि हाँ भाई किसने क्राइम किया या किसने एक्सीडेंट किया। अब थोड़ा सा जब और स्टडी होने लग गई ना, तो प्यूनिटिव मेजर्स की बजाय अब फोकस ज़्यादा किया जा रहा है कि वाकई में रोड सेफ्टी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे रोड पे प्रॉपर सिग्नलिंग होनी चाहिए, रोड का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। प्लस जो भी आप व्हीकल आप चला रहे हो उनमें भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। जैसे कि टाइम पे आप कह सकते हो कि जो सीट बेल्ट का है सिस्टम, ओके, और बाकी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर बैग्स हैं, ये टाइम पे खुलने चाहिए। और एयर बैग्स ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्ड होने चाहिए कार में। ठीक है, बैक सीट पे भी बेल्ट लगा करके वो प्रोविज़न कर देना चाहिए। वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि अभी ये जो केस आया है ना साइरस मिस्त्री और जहांगीर पेंडोले जी का, जो डिमाइस का, इसमें क्या चीज़ क्लियर हो के आई है कि ये जिस रोड पे चल रहे थे उस रोड पे अचानक से 3 लेन थी और 3 लेन 2 लेन्स में कन्वर्ट हो गई। अब आप देखो कि 2 लेन्स में कन्वर्ट हुई ना, तो वहाँ पर ना तो कोई सिग्नल था, ना कोई येलो लाइट ब्लिंक कर रही थी, कुछ भी नहीं। और इस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, है ना। तो प्रॉपर डायरेक्टर नहीं थे, ठीक है, रोड डिवाइडर प्रॉपर मेंटेन नहीं किए हुए ना। उन डिवाइडर जो थे उन पे येलो ब्लिंकर जो लगे रहते हैं कि हाँ जी ये डिवाइडर यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जो चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली निकल के आई। आज हमारे देश में हम देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और अभी तक तो अटेम्प्ट किए जा रहे थे प्यूनिटिव मेजर्स के बेसिस पे, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 2019 का यूज़ किया जाता था। पर अब जिसमें ये था कि ट्रैफिक रूल्स को सही तरीके से इम्प्लाई किया जाए या फिर अप्लाई किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविज़न कर दिया जाए। पर जब देखा गया एनसीआरबी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हिसाब से जब देखा गया, तो बोले केवल स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज ही एनफ नहीं है, बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रोड सेफ्टी, जिसमें जो व्हीकल है वो खुद भी अच्छे से प्रोटेक्टेड हो और साथ में जो रोड जिस पे व्हीकल चल रहा है वो रोड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ था ना मुंबई अहमदाबाद के बीच में, इसमें पिछले ये 100 किलोमीटर के लगभग का स्ट्रेच है। इसमें पर्टिकुलर 100 किलोमीटर के स्ट्रेच की बात की जा रही है, जिसमें 250 रोड मिसहैप्स हो चुके हैं। दैट मीन्स 250 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इस साल में, ये पर्टिकुलर बात करें, जिसमें 60 जिंदगियां जा चुकी हैं। ये तो चलो ठीक है कि कुछ रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटीज़ थी, इसलिए इनका नाम इतना हाईलाइट हो गया। बाकी आपको पता है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो भी खड्डों की वजह से, पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स और पुअर सेफ्टी फीचर्स इन व्हीकल्स, ये सारे कारण बन जाते हैं। तो एक अर्जेंट नीड है कि भाई सेफ्टी मेजर्स तो आपको लेने ही होंगे। ठीक है, जो भी हॉटस्पॉट्स है जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर डिमार्केशन करना होगा, जिससे कि कोई अगर हाई स्पीड में है तो कम से कम अलर्ट होकर के चला तो सके व्हीकल को। ठीक है, अचानक से देख लो 3 लेन से 2 लेन में अगर कन्वर्ट होगा तो चांसेस ट्रेजेडी के हो जाते हैं फिर वो। ठीक है, रोड सेफ्टी इकोसिस्टम डेवलप करने की प्रॉपर ज़रूरत है हमें।
ऑटोमोबाइल्स जो कंपनीज हैं उनको भी देखो सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक रूल्स हैं उनको भी प्रॉपरली फॉलो करवाने के लिए टाइम टू टाइम जैसे लाइसेंस दिए जाते हैं तो उनमें बहुत घपले होते हैं, टाइम पे ना तो प्रॉपर रेगुलेटरी कहते हैं ना कि जो टेस्टिंग होनी चाहिए ड्राइविंग टेस्ट वो भी प्रॉपर नहीं करवाते हैं, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसके अलावा हाईवेज़ को रोड्स को हमें रिस्क फ्री बनाना है। और चलो ये तो हमने बात कर ली मोटराइज्ड व्हीकल्स की। अब हम थोड़ा सा नॉन मोटराइज्ड व्हीकल और जो लोग पैदल चलते हैं या बाइसिकल पे चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में जितने भी सिटीज़ हैं उनमें 30% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉन मोटराइज्ड है। ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ में हमारे यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ही मेंटेन नहीं है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि हमारी सिटीज़ में पैदल चलना ही दुश्वार है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि रोड क्रॉस करना नियर टू इम्पॉसिबल। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, ओवरफुट ब्रिज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और पेडेस्ट्रियन की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोगों की पैदल चलते राहगीरों की भी पीछे से आकर के फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एक तरफ तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है का डेटा है, एक तरफ एनसीआरबी का डेटा है। इसमें अगर देखा जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हिसाब से 50% ज़्यादा लोगों की डेथ होती है जो पेडेस्ट्रियन में ये जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल चलाते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के एक ऐसी पॉलिसी बने जो इम्प्लीमेंट हो। सबसे पहली चीज़ तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या है कि कागजी कार्रवाई तो हो जाती है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से फिर ये जो पुअर इकोसिस्टम है रोड सेफ्टी की अगर बात करें वो वह वैसे की वैसे चलता रहता है। छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं, उनको टाइम पे जगह नहीं मिल पाती, उनको चलाने की जगह नहीं मिल पाती है। रोडें मतलब एक तो क्या एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है सिटीज़ में अगर देखा जाए तो, इसकी वजह से स्पेस नहीं बचता। दूसरा, रोड की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होना और ये जो सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो और उनकी कमी होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मोटर ट्रांसपोर्टेशन को हम समझते हैं कि हाँ जी, एक बॉडी में जिस तरीके से आर्टरीज एंड वीन्स का काम करती है एग्जैक्टली वैसे ही आप देखो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रोड सेफ्टी को इंश्योर करना एक ज़रूरी चीज़ है, अर्जेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं तो 1.5 लाख मौतें जो होती हैं और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग अब व्हीकल्स को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने लग गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सपोर्टिंग डिवीज़न। आर्टिकल को लिखा है प्रताप भानु मेहता जी ने। देखो ये चीज़ तो हमने अभी रिसेंटली देख ही ली है कि जो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो वहाँ पर जो लिस्टर सिटी है वहाँ पर एक लिस्टर सिटी क्या मतलब लिस्टर स्टेट जो है वहाँ पर एक रिसेंट क्लैश देखने को मिला, जिसके चलते आप देखते हो कि हिंदू टेम्पल्स को वेंडलाइज कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसा ही कुछ पोलराइजेशन न्यू जर्सी यूएसए में भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस पे कौन कर रहा है, हमारा जो डायस्पोरा है ना, हमारे जो यहाँ के नागरिक, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो वहाँ पे जाके सेटल हो गए, और उन लोगों के बीच में जो रिलीजियस डिवीज़न है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, वो इंडियन पॉलिटिक्स में तो हाईलाइटेड रहता ही है, उसका असर अब वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया भी देखने को मिल रहा है। हमारे डायस्पोरा के बीच में भी टेंशन्स होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे देखो, एक तो होता है कि रिलीजियस डिवीज़न में एक तो पॉइंट होता है कॉर्जन ऑफ डिस्कोर्स, दैट मीन्स कॉर्जिंग डिस्कोर्स, मतलब कि एक जो पावरफुल ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर दबाव बना करके अपनी बातें मनवाता है। दूसरा एक फैक्टर देखने को इसी को हम बोल सकते हैं कल्चरल फिशर्स, दैट मीन्स संस्कृति के दो संस्कृतियों के बीच का जो गैप है वो, और उस गैप को हाईलाइट करके दिखाना। पर अब की बार जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बताए जा रहे हैं, हाईलाइट जो हो रहा है, ठीक है, एक तो लिस्टर में और एक दूसरा हो गया कहाँ पे, न्यू जर्सी में। बोले ये कॉन्फ्रंट्रेशनल फॉर्म में थे, इसका मतलब आमने सामने आ गए एक दूसरे को मारने तोड़ने में। तो ये जो परिस्थितियां है ना, ये सिनेरियोस क्या शो करता है कि देखो वैसे तो हम डायस्पोरा की बात करें तो डायस्पोरा पे हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर पड़ता है कि किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, और वहाँ पर दुश्मन कंट्री के नागरिक रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, या फिर दोस्त कंट्री के नागरिक रह रहे हैं या किसी और कंट्री के। पर अब की बार जो देखा गया है वहाँ पर हमारा जो खुद का साउथ एशिया स्पेसिफिक जो कम्युनल टेंशन होता है ना, या कल्चरल टेंशन होता है, उसके सिम्टम्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके पीछे राइटर जो हैं वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं एक दो पॉइंट्स। ठीक है, एक तो ये कि जब से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है
बोले एक तो तब से बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम टेंशन से हाईलाइट हुए हैं हमारे यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स का जो असर है वो ब्रिटेन में भी देखने को मिला, जैसे कि ब्रेडफोर्ड, शेफील्ड, लीड्स, ये जगह हैं ब्रिटेन में। वहाँ पर बोले उस टाइम पे 90s के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिले थे। सेम चीज़ आप देख सकते हो, सिखों की बात को लेकर के भी बहुत सारा इशू हाईलाइट हुए थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर्स जब भी होते थे तो उसके चलते ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, स्पेसिफिकली यहाँ पे तो ब्रिटेन का नाम लिया हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म और मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा लिखी हुई चीज़ें, इनको एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। कारण कि यहाँ पर एक्सट्रीमिटी दिखाई हुई है, वो चीज़ें हम आंसर राइटिंग में नहीं लिख सकते, समझ गए। आंसर राइटिंग में आपके पास में होनी चाहिए एक मॉडरेट मैनर में चीज़ें, कि हाँ जी प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम जो है उसको हमें सॉल्व भी करना है। हम सोल्यूशन के लिए किसी एक ग्रुप को ब्लेम करें, वो सेटलमेंट नहीं चलता, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो। हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या समझना है कि जी यहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम देखी गई है उसके पीछे क्या कारण है, क्या अभी एक सिनेरियो इमर्ज होकर के आ रहा है। अगर हम डायस्पोरा की बात करें और उस पर असर देख रहे हैं किसका, जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर साउथ एशियन पॉलिटिक्स है, उसका असर। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो, उनकी तरफ से जो भी एक्सट्रीमिज्म के इवेंट्स किए जाते हैं वो देखो हमेशा एडवर्स ही साबित होते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं डायस्पोरा क्यों निकलता है, क्यों इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर जा करके काम करते हैं, काम यही रहता है कि भाई पैसा कमा लें। अब धीरे धीरे वहाँ पर जब उनकी पकड़ बन रही है, वहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे देश में जो कुछ भी होता है ना, उसका असर वहाँ पर भी देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में जो एक रिलीजियस टेंशन है वो क्रिएट होती रहती है, कम्युनलिज्म का इशू चलता रहता है, उसका असर बाहर भी देखने को मिल रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके तीन सिम्टम्स यहाँ पे मेन हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल यूएस की बात करें तो यूएस में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, उसमें जो बाइडेन की पार्टी है उसमें, ठीक है, वहाँ पर आप खुद देखो कि न्यू जर्सी वहाँ का स्टेट है ना, वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिशियंस है ना, वो इस तरीके से जज हो रहे हैं कि वो प्रो हिंदू हैं कि प्रो मुस्लिम हैं। अब आप खुद देखो कि कहाँ की बात है, साउथ एशिया स्पेसिफिक ये थोड़ा हाईलाइटेड रहता है मुद्दा। इसका असर पूरा का पूरा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यूएसए में। इसी तरीके से लिस्टर की हमने बात की, यूके की, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला कि जी जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको वेंडलाइज कर दिया गया है। अब वैसे तो इन्वेस्टिगेट होगा, पता अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन कल्प्रिट है, क्या इंसिडेंट का ये कल्मिनेशन हुआ, कि शुरुआत कहाँ से हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना तोड़ फोड़ पर ही कैसे उतर गए वहाँ पर लोग। ठीक है, तो एक तो ये है कि हिंदू मुस्लिम डिवीजन का इम्पैक्ट ब्रिटेन और यूएसए में साफ साफ दिखने लग गया है। फिर आ जाओ दूसरा पॉइंट कि इंडियन स्टेट, दैट मीन्स हमारी सरकार के द्वारा भी स्टैंड लिए जाने लग गए। जिस तरीके से अभी वायलेंस आउटब्रेक हुआ इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में, तो उसको लेकर के हमारी सरकार ने आवाज़ उठाई और ये कहा कि भाई हमारी जो कम्युनिटी वहाँ पर रहती है वहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज बड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं कि ये तो हिंदू नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अब हिंदू नेशनलिज्म को हाईलाइट करने के चक्कर में जो आप कह सकते हैं ना कि जो दूसरे बाकी और कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरीके समझती है कि भाई यहाँ पर डोमिनेंस ना क्रिएट हो जाए। और दूसरी तरफ हमने 2014 का अगर आपको इंसिडेंट याद हो तो जिस तरीके से आप देखो कि एक्सट्रीमिज्म का जो पॉइंट है वो ये आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का असर, कि इंडिया से आप देखो, ब्रिटेन से आप देखो, मतलब यूरोप से बहुत सारे लोग और इंडिया से, साउथ एशिया से बहुत जने जो थे आईएस को ज्वाइन करने के लिए निकल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रमोशन भी कर रहा है। इसके आगे देखा जाए तो तीसरा जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है दैट इज कल्चरल पोलराइजेशन। ठीक है, ये सीधा टू द पॉइंट बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें शायद हमारे बिल्कुल भी काम ना आए। ठीक है ना, इसलिए मैं टू द पॉइंट ही बात बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर के हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हाईलाइट हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो इंडियन स्टेट का पार्टिसिपेशन या इंडियन स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट देना कि इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ में जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और तीसरा है कल्चरल पोलराइजेशन, जिसमें हर कोई अपनी अपनी एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है,
अब ये जो एथनिक नेशनलिज्म की अगर बात करें, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदू नेशनलिज्म का लेकर के बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब एक तरफ तो आपने नाम सुना होगा इस्लामोफोबिया, अब एक और नाम हाईलाइट हो रहा है, दैट इज हिंदूफोबिया, ठीक है, क्योंकि हिंदू नेशनलिज्म राइज होने की वजह से बोले ये प्रॉब्लम भी वहां पर अब क्रिएट होने लग गई है। तो ये परिस्थितियां अभी चल रही है और ये साउथ एशियन रीजन की अगर बात करें तो यहाँ का है टिपिकल, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि अब इंटरनेशनली डायस्पोरा में भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कम्युनलिज्म का कहाँ तक ब्रांच कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, जीएस पेपर 1 से कनेक्ट कर पाओगे आप इसको मेजरली। आगे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है कम्युनलिज्म वाला, ये आर्टिकल आप ये टॉपिक जो अच्छे से कवर कर लेना आप अपने हिसाब से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और करंट जो हमारी पॉलिटिक्स चलती है इसका सारा एक पूरा एक बंच तैयार कर लेना, नोट मेकिंग कर लेना इसकी प्रॉपर, ठीक है। बड़ा लंबा टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। आर्टिकल को लिखा है श्री राम पांचू जी ने। देखो यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है मास्टर ऑफ रोस्टर, इस पॉइंट को लेकर के पूरा डिस्कशन है इस आर्टिकल में। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब क्या होता है? देखो, मास्टर का मतलब वो हेड जो ये डिसाइड करे कि भाई किस केस को कौन कौन से जजेस की बेंच सुनने वाली है, ठीक है, या एडजुडिकेट करेगी। तो ये डिसीजन कौन लेता है हमारे यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन जब ये रोस्टर डिसाइड करते हैं ना कि हाँ भाई ये फला केस है, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए बातचीत चल रही है, पिटिशन लगी हुई है 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में, तो उसको जो एडजुडिकेट कर रही है ना जजेस की बेंच, वो जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट किसके हिसाब से हुई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने हिसाब से जजेस का नाम दे दिया। ऐसे ही दूसरे केसेस को ले लो, मान लो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से संबंधित जो मुद्दा है उसको लेकर के दे दो, या कोई और इश्यूज ले लो, आप कुछ भी ले लो, SC ST का मुद्दा है, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ना कि कौन किस केस को कब हैंडल करने वाला है और वो जजेस कौन कौन से होंगे, इसी को रोस्टर फिक्सिंग कहते हैं। और ये काम कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इनको मास्टर ऑफ रोस्टर भी बोल दिया जाता है। तो बोले यही चीज अभी सवाल उठ रही है कि भाई किस केस के लिए कौन से जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है या किन जजेस को अलोकेट किया जा रहा है उस केस के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये फंडामेंटल फॉल्ट लाइन के तौर पे भी देखा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कोलेजियम सिस्टम का जो रूल होता है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, हायर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उस टाइम पर कोलेजियम सिस्टम एक लंबी लिस्ट जो है वो बना करके रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे उस लिस्ट में से नाम निकालने होते हैं कि हाँ जी हम इन जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो बोले यही चीज अब यहां पर क्यों नहीं हो सकती? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले ही इस तरीके से जजेस को पिक करते हैं केस वाइज, तो वो चीज वहां पर कोलेजियम सिस्टम की तरह यहां पर लाने की जरूरत है। नहीं तो क्या हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि जजेस की अपनी अपनी एक काम करने की तरीका होता है, जैसे उनकी खुद की पर्सनल आइडियोलॉजी भी होती है, कुछ खुद की मतलब कुछ इस तरीके का टिल्ट भी होता है, ठीक है, फिलॉसफीज भी होती हैं, ठीक है। ये जो मतलब है ना प्री डायलेक्शन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ झुकाव होना, ठीक है। और साथ में सिटीजन्स को या स्टेट्स को क्या चीज देना चाहते हैं वो अपने जजमेंट में, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही। तो कुल मिलाकर के हर एक जज की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अब एक एग्जाम्पल अगर लें तो एक जज है वो सिटीजन्स की लिबर्टी को वैल्यू ज़्यादा करते हैं, तो उनका जब भी कोई जजमेंट आएगा ना तो वो इस तरीके से होगा कि सिटीजन्स की लिबर्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना हो। वहीं पर अगर जज की थोड़ी सी भी आइडियोलॉजी मान लो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी है, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट के फेवर की बातें वो करने लग जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत मुश्किलें पैदा कर देती है एक जस्ट सिस्टम बनाने में, जहां पर इम्पार्शियल मैनर में बिना किसी टिल्ट के केवल एविडेंसेस बेसिस पे जजमेंट दिए जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पर लॉज की बात करें, हमारे क्या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम चले जाएं तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि लॉज में लूप होल्स कुछ ना कुछ निकल आते हैं, और उन लूप होल्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो
उनको क्योंकि टाइम पे अपडेट नहीं करते हैं तो लूप होल्स रह जाते हैं, और वो लूप होल्स को यूज करके फिर बाद में जजेस जो हैं जजमेंट देते टाइम पर अपने काम में कुछ ना कुछ लापरवाही या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां कर जाते हैं, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इस तरीके से। अब राइटर यहाँ पर केवल पिक कर रहे हैं जस्टिस AM खानविलकर जी को। बोले इन्होंने अभी रिसेंटली कई जजमेंट दिए हैं जिनमें कि इनकी एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब ये चीज़ हम डायरेक्टली हमारे आंसर राइटिंग में कोट नहीं कर सकते कि हाँ जी जस्टिस AM खानविलकर जी ने ये जजमेंट दे दिया, ये कर दिया। नहीं, हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि भाई रोस्टर डिसाइड करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो इकलौता उन्हीं का डिसीजन रहता है। तो वहाँ पर एक टीम होनी चाहिए, जैसे कॉलेजियम होता है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के, वैसा ही रोस्टर डिसाइड करने में भी जजेस का, बाकी जजेस का पार्टिसिपेशन इंश्योर होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर जो खानविलकर जी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है वो क्या, एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको अपहेल्ड कर दिया था कि बोले एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा गुजरात राइट्स के में खानविलकर जी की ही सीट, मतलब इनकी ही वो चेयर थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बात करें, तब जाकिया हसन एहसान जाफरी ने अपनी तरफ से प्ली डाली थी, पर उसको फिर वही बात होगी कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया खानविलकर जी के द्वारा। फिर इसके बाद में आगे बात आती है, अगला केस आ जाता है, देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस बताए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। देखो यहाँ पे जहूर वताली केस, ठीक है, जिसमें UAPA केस था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट के अंडर में। ठीक है, तो इस जजमेंट में भी कहीं ना कहीं जज ने जो थे वो काम ऐसे किए जो कि करंट स्टेट जो है उसको फेवर करता हुआ दिखाई दे। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर तो इस आर्टिकल में केवल और केवल खानविलकर जी पे जज फोकस किया है, जो कि ना तो हम हमारे स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं भाई सीधा नाम ले किसी जज का, समझ गए। हमारा आंसर हो सकता है जुडिशरी में ये चीजें हमें करनी होगी, ये चेंजेस लाने होंगे। रोस्टर डिसाइड करने में केवल जज का अपना खुद का रोल रहता है, आई मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल रहता है, तो वहां पर एक बैलेंस लाने की जरूरत है, वहां पर बाकी जजेस का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, और यही चीज यहाँ पे बताई है। जैसे कॉलेजियम सिस्टम है बस वही, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक जज को टारगेट करके आप जुडिशरी में रिफॉर्म्स के इंट्रोडक्शन की बात करो। हाँ, ये कह सकते हो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, हाँ जुडिशरी का पूरा कोटेशन दे सकते हो। जैसे मान लो कि आपको 2-4 लाइनें क्रिटिसिज्म में लिखनी है कि रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स ने बात हाईलाइट की थी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया, इनको लेकर के कुछ ऐसे जजमेंट्स आए थे जिसकी वजह से जुडिशरी पे सवाल उठे। तो यहाँ पर जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू मास्टर ऑफ रोस्टर, जो कि कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रोस्टर डिसाइड करने में एक मास्टर ना होकर के एक टीम होनी चाहिए कॉलेजियम की तरह, जैसे कि जजेस की अपॉइंटमेंट में काम करती है। ये चीज हम बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ एड ऑन करना हो देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो यही काम की चीज थी। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू कमीशन ओल्ड रिजर्वेशन। देखो इस आर्टिकल में वही चीजें बताई हुई है जो हम ऑलरेडी न्यूज प्लस एक्सप्लेन पेज प्लस एडिटोरियल पेज तीनों पे कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्या है मुद्दा, जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दलित्स हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट कोटा में लाना है या नहीं लाना, उससे संबंधित रिजर्वेशन से संबंधित जो मुद्दा है उसको रिव्यू करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम करना चाह रही है। तो रंगनाथ मिश्र कमीशन, इन सब की बात हम अच्छे से कर चुके हैं। 1950 का ऑर्डर, फिर 1956 में सिखों को भी ऐड कर लिया गया था, फिर 1990s में आप देखोगे तो बुद्धिस्ट को भी ऐड कर लिया था। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को अगर देखना चाहो तो आप अपने हिसाब से खुद से देख लेना। बस पॉइंट इतना सा है कि आर्टिकल 15 है ना, वो है उसी के बेसिस पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसीज को जो रिजर्वेशन की बात की जाती है वो होती है, जिससे कि सोसाइटी में जो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए उनको अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम रिजर्वेशन का आइडिया बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे काम करवाया जा सके। आर्टिकल 14 तो इंश्योर करता ही है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हिस्टोरिकली जिन भी कम्युनिटीज़ ने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया उनको सपोर्ट देने का पॉइंट यहाँ पे बना, जिसके बेसिस पे SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया और अब EWS को दिया गया है। तो उस पर सुनवाई अभी चल ही रही है, जिसमें कल का हमने डिबेट देखा था। क्या बात चल रही है कि जी SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिला है वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड बेसिस पे मिला है,
पर अभी जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिला है वो बिल्कुल डिफरेंट बेसिस है, दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकल देखा जाए तो आज के टाइम पर चाहे कुछ फैमिलीज या बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो नाम से तो अपर कास्ट की रह गई हैं, पर उनके यहाँ पर 2 वक्त की सही रोटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज रिकॉग्नाइज अगर स्टेट ना करे तो प्रॉब्लम होगी। अब देखने वाली बात ये है कि आगे क्या आउटकम निकलता है ईडब्ल्यूएस वाले पे। कल हमने ये भी देखा था कि अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल्स के अंडर में SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो लोकल बॉडीज की बात कर लो, ठीक है, पंचायती राज की बात कर लो, अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर लो, इसके अलावा लोकसभा की बात कर लो, विधानसभा की बात कर लो, वहां पर SC ST को एकदम क्लियर रिजर्वेशन मिला हुआ है, राइट। तो बोले जब वहां पर रिजर्वेशन मिला हुआ है तब हम इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इकोनॉमिकली रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है तो उसको इक्वली कैसे अनइक्वल कैसे देख सकते हैं, इस तरीके के डिबेट चल रहे हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट अभी मैंने जो बोले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए थे। बाकी तो देखो टाइम बताएगा वो तो। खैर मुद्दा आपको ये देखना अभी फिलहाल तो कि हाँ जी जो MDs हैं और जो CMs है, दैट मीन्स आई मीन DCs हैं, DMs एंड DCs, दैट मीन्स दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस जो हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं, उससे संबंधित हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल, राधा गोयनका जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। एक तो ये पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन की 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये था कि हर तीसरी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है अगर ग्लोबली देखें, और सेम फिगर आप इंडिया में भी अप्लाई कर दो। इंडिया में भी 33% महिलाएं घर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वायलेंस का सामना करती हैं। ठीक है, और UN की इसी रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस अगर वुमेन के लिए कोई है तो वो है होम, उनका घर ही। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर और काम करने की ज़रूरत है। और कोविड पेंडेमिक ने देखो और ज़्यादा कंस्ट्रेंट किए हैं, जैसे ही घरों में सब लोग कन्फाइंड हो गए तो उसके बाद में ज़्यादातर महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई है उन पे, तो और ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो गई। और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी थोड़ी बहुत भी इनकम के बेसिस पे, वो भी रुक गई। और आज हम कितने डेटाज देखते हैं जहाँ पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और इनकी बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइसिस में ही महिलाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट ला करके ये कह दिया गया था कि महिला जो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है तो वो बेटी के तौर पर अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में से हकदार बनेगी। ये चीज़ 2005 में ऐड कर दी गई। पर उसके बाद में अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर अगर हमारे यहाँ पर फैमिली का एसोसिएशन अगर ब्रेक होता है, दैट मीन्स डाइवोर्स होती है, तो उसमें 50% तक का प्रोविज़न है कि हाँ जी हस्बैंड की जितनी प्रॉपर्टी होगी, वेल्थ होगी, उसका 50% पत्नी को मिलेगा डाइवोर्स होने के बाद में। पर सच्चाई ये है कि 50% क्या, बहुत कम पैसा उनको मिल पाता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है अच्छा खासा 50% तक हिस्सा लेकर के जाती हैं। अब देखो बात ऐसी है यहाँ पर, मतलब अच्छा खासा 50% हिस्सा उनका हो जाता है डाइवोर्स के बाद में। तो पॉइंट यहाँ पर है कि एक प्रॉपर मैनर में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है जिससे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सके वुमेन की शादी में भी और शादी के बाद भी। उन चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। और साथ में ये भी बोल रही है, लालच भी दे रही है राइटर कि 50% वोट बैंक है महिलाओं का। अगर आप उनको एनकरेज करते हो, एनकरेज का मतलब होता है उनको अगर राइट्स की अगर प्रोटेक्शन करते हो तो बेनिफिट मिलेगा। खैर ये इतना हमारा काम का नहीं है। पॉइंट जो हाईलाइट जो किया ना उन पे ध्यान दे लेना आप, तो मेन वही है। ठीक है, बाकी तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु भगवान के पास में बिठाई हुई दिखाई देती हैं, या फिर एक तरीके से जिस तरीके से नूरजहाँ ने जहांगीर का रूल चलवाया था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अलग अलग और भी लेडीज हुई हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम पे काम किया है, या अपने अपने जो भी मेन जो कहते हैं ना बिजनेसमैन हैं उनकी वाइफ्स हैं, या उन्होंने भी काम अच्छे से किया, वो सारी चीज़ें बताई हुई, वो इतना काम का नहीं है। बस आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेना, देखना चाहो तो। ठीक है, डिस्कशन आज आर्टिकल्स में इतना कुछ था नहीं, पर यह है कि कुछ एक पॉइंट काम के लगे जो हम आंसर राइटिंग में कभी काम ले सकते हैं। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पर एक तो नूरजहाँ का केस आप देख सकते हो। ठीक है, कि नूरजहाँ ने जिस तरीके से काम किया था जहांगीर के रिजीम में, जिनको पद शाह बेगम के नाम तक भी बोल दिया गया था। और कुछ क्रिटिक्स का तो ये कहना था कि अगर नूरजहाँ नहीं होती तो पता नहीं कभी ख़त्म हो जाता जहांगीर का जो रिजीम था।
इस तरीके से आरपी गोयन का इधर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। मित्तल ग्रुप की बात की जा रही है कि वहाँ पर भी अपनी वाइफ्स को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का मौका दिया गया है इन ग्रुप्स में, जो भी लीडर्स थे उनके द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। और आप देख लेना, इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, समझाने वाला कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। डिस्कशन यहीं ख़त्म है।